हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज पर आधारित हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है, त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। साथ ही यह भी जाना कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ओके। साथ ही समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इन सब त्रिभुज के प्रकारों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। त्रिभुज की सर्वांग समता जानने से पहले हम केवल सर्वांगसम के बारे में जानते हैं कि सर्वांगसम होता क्या है, अर्थात सर्वांगसम आकृतियां किस तरह की आकृतियों को हम कहते हैं। क्लियर? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब होता है बराबर और सर्वांग मतलब होता है सभी प्रकार से। इस प्रकार जो सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ सभी प्रकार से समान। क्लियर? यही इसका अर्थ हो जाएगा। जो सर्वांगसम का अर्थ होगा, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी प्रकार से समान, ओके। सभी प्रकार से समान, क्योंकि सम का मतलब ही होता है बराबर या समान, और सर्वांग जैसे कहा जाता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब हर तरीके से विकास, ठीक, संपूर्ण विकास। तो उसी तरह सर्वांग का मतलब ही होता है सभी प्रकार, और सम का मतलब बराबर, सभी प्रकार से समान या सभी प्रकार से बराबर। ऐसी आकृतियां जो सभी प्रकार से बराबर या समान हो वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब सभी प्रकार से कहने का क्या मतलब है? सभी प्रकार से कहने का क्या मतलब है? सभी प्रकार से कहने का ये मतलब है कि जिनका शेप और साइज दोनों बराबर है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, शेप और साइज। उनको पहले जानते हैं। ये रहा शेप और ये रहा साइज। क्लियर? शेप का मतलब होता है ढांचा और साइज का मतलब होता है आकार। क्लियर? शेप का मतलब होता है ढांचा और साइज का मतलब होता है आकार, ओके। इस ढांचा को नमूना भी कह सकते हैं आप। शेप का अर्थ होता है ढांचा और साइज का मतलब होता है आकार। इस ढांचा को प्रकार भी कह सकते हैं, ओके। हिंदी में आकार और प्रकार ये दो शब्द हम अक्सर बोलते हैं, अक्सर इसका यूज करते हैं, आकार प्रकार, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग अर्थों को समेटे हुए हैं, ओके। साइज का मतलब आकार और शेप का मतलब ढांचा या प्रकार। तो दो आकृतियां जो एक ही शेप और साइज के हों वैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो ऐसी आकृतियां जिनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल समान, अर्थात जो आकार और प्रकार दोनों में बिल्कुल समान, अर्थात जिनका साइज भी एक हो और ढांचा भी एक हो, वैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। क्लियर? दो आकृतियां होती है, एक सर्वांगसम होता है और एक समरूप होता है। समरूपता के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का से यहाँ पर जान लीजिए कि आकृतियां दो तरह की होती है, मतलब मैथमेटिकली। एक सर्वांगसम होता है, एक समरूप होता है। तो समरूप में क्या होता है? तो समरूप में हमारा जो शेप होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। तो वैसी आकृतियों को जिसका शेप एक ही हो लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता हो, वैसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं, ओके। जैसे ताजमहल है, तो जो एग्जैक्ट ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, उसका जो डायमेंशन है वो बहुत ही बड़ा है। जबकि हम एक फोम से क्लासरूम एक्टिविटी के लिए जो ताजमहल बनाते हैं, उस ताजमहल का लुक और जो एक्चुअल में ताजमहल है वो, उस दोनों का लुक तो एकदम एक जैसा होता है। अर्थात दोनों का शेप तो एक ही जैसा है, लेकिन साइज जो है वो बड़ा छोटा है। एक्चुअल वाला बहुत ही बड़ा है, इस जो हम फोम से बनाते हैं उसको हाथ में लिए रहते हैं। तो इन दोनों के साइज में तो अंतर है, लेकिन दोनों के शेप में कोई अंतर नहीं है। इस तरह ये जो दोनों ताजमहल हैं, ये दोनों ताजमहल आपस में समरूप आकृतियां कहलाएंगे, लेकिन ये सर्वांगसम आकृतियां नहीं कहलाएंगे, ओके। समरूप आकृतियां का और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हाथ में पहनने वाला कड़ा हो गया, चूड़ी हो गया, या टायर हो गया, या मेले की जो चरखी हो गई। ये सभी के शेप एक जैसे हैं, अर्थात ये एक ही ढांचे के हैं, एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इनका साइज एक नहीं है।
तो इस तरह ये समरूप आकृतियां कहलाएंगी। हाथ का कड़ा, टायर या मेले की चरखी, ये समरूप आकृतियां हैं, लेकिन सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। तो सर्वांगसम आकृतियां का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सर्वांगसम आकृतियां का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का ही हो, तो अगर 1 रुपये का सिक्का एक ही प्रकार का हो, अब उस सिक्के में थोड़ा बड़ा छोटा भी आता है, लेकिन छोटा वाला ही सिक्का ले लेते हैं अगर 1 रुपये का, तो 1 रुपये के जितने छोटे वाले सिक्के हैं वे सभी के सभी सर्वांगसम होंगे, क्योंकि उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है। ओके, शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होने का ये मतलब हुआ कि अगर 2 वस्तुएं एक ही शेप और साइज के हों तो एक को उठा के दूसरे पे रखें तो वो पूरा पूरा ढक दे। क्लियर? तभी समझ में आएगा कि वो एक ही शेप और साइज के हैं। तो अगर 1 रुपये के सिक्के को किसी दूसरे 1 रुपये के सिक्के के ऊपर रखें और वो पूरा पूरा ढक दे रहा है, तो जो 1 रुपये के सिक्के हुए वे सभी क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक ही ले लीजिए। इस साल किसी सेम ईयर में, जैसे 2020, किसी सेम ईयर में क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक जितने भी प्रिंटेड हुए होंगे, जितने भी छपी होंगे, सभी आपस में सर्वांगसम ही होंगे, क्योंकि सबका आकार प्रकार एकदम बिल्कुल ही समान होगा। ठीक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कागज की क्वालिटी, पृष्ठ की संख्या, जहाँ पे जो जो चीज प्रिंटेड होंगी वही वही हर एक बुक में उन्हीं जगहों पे प्रिंटेड होंगी। ठीक, कहीं गलतियां होंगी तो हर एक बुक में ठीक उसी जगह पे गलतियां होंगी। तो किसी खास ईयर में किसी खास क्लास के लिए जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बुक छपी हुई है, वे सभी के सभी बुक्स आपस में क्या होती है? सर्वांगसम होती है। उसी तरह पेन्स है, जो एक पार्टिकुलर पेन आप यूज करते हैं, जैसे मोन्टेक्स ही हो गया, तो उस मोन्टेक्स के जितनी सारे कलमें होंगे, जैसे 10 रुपीज का है मोन्टेक्स की एक खास क्वालिटी वाली पेन, उसकी जितनी भी पेनें होंगी सभी सर्वांगसम होंगी। अगर नई 2 पेनें खरीद के लाई जाए और आपस में बदल दी जाए तो समझ में नहीं आएगा कौन मेरा पेन था कौन इनका था। तो वैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ओके, तो ये रहा समरूप और सर्वांगसम आकृतियों में अंतर। तो समरूप का मतलब होगा कि वे आकृतियां जो शेप में तो सेम हो लेकिन साइज में बड़े छोटे हो सकते हो, वैसे आकृतियां को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। और सर्वांगसम आकृतियां वो होती हैं जिनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल समान हो, वैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। क्लियर? सर्वांगसम आकृतियों की बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, वो भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो कप का सेट आता है, चाय पीने वाला जो कप होता है, वो 6 कप्स का जो सेट होता है वो सर्वांगसम कप है। सभी कप सर्वांगसम, क्योंकि जो 6 के 6 कप होते हैं उनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल समान होता है, अर्थात उनका आकार और ढांचा बिल्कुल समान होता है। अगर कोई कप आपस में 6 में से कोई भी अगर चेंज कर दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस कप में चाय पिया था कल और आज मैं किस कप में चाय पी रहा हूँ। तो वो सर्वांगसम आकृतियों का वो भी एग्जाम्पल है। उसी तरह मान लीजिए आपका अगर पानी पीने वाला ग्लास का सेट है, एक ही शेप और साइज का 4 या 6 ग्लास का सेट है, तो वो भी आपस में सर्वांगसम आकृतियां हैं। उसी तरह जो आपके प्लास्टिक की जो कुर्सियां होती हैं, चेयर्स, वो भी आपस में सर्वांगसम होते हैं अगर एक ही शेप और साइज की हो तो। क्लियर? वो भी सर्वांगसम आकृतियां के उदाहरण हो सकती हैं, जैसे आपकी चेयर्स वगैरह है। और टेबल्स जो हो गए, ये भी सर्वांगसम आकृतियां के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यदि उनका शेप और साइज एक ही हो तो। क्लियर? तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये सब सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण है जिसे हम दे सकते हैं। क्लियर? ओके, तो इस तरह हम सर्वांगसम आकृतियों की परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं। सर्वांगसम आकृतियां, जो आकृतियां नहीं, वे आकृतियां जो एक ही आकार और एक ही ढांचे के, वे आकृतियां जो एक ही आकार और एक ही ढांचे के हो, मतलब शेप और साइज दोनों समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल देना होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है किसी खास वर्ष में, जैसे 19 मान लीजिए सन 2000 हो गया, 2020 हो गया, 2015 हो गया, मतलब किसी खास या किसी विशेष वर्ष में छपी हुई एनसीईआरटी की मैथ्स बुक, एनसीईआरटी की मैथ्स बुक मान लीजिए आप हैं। अब एनसीईआरटी की भी मैथ्स बुक अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग होती है, तो उनके शेप और साइज में अंतर हो सकता है। इसके लिए आप क्लास भी लिख लीजिए, छपी हुई एनसीईआरटी की
क्लास 9th यानी क्लास 9th की मैथ्स बुक, ऐसे मैंने लिख दिया। अब किसी खास ईयर में वही मैथ्स की, एनसीईआरटी की और जो एक क्लास भी समान हो वैसी बुक जो छपी हुई होंगी, जितनी सारी बुकें छपी हुई होंगी सबका आकार और प्रकार बिल्कुल ही क्या होगा, समान होगा। अर्थात किसी एक किताब को उठा के दूसरे किताब पे रखेंगे तो पूरी पूरी तरह से क्या होगा, ढक जाएगा। सर्वांग समता का यह भी अर्थ है कि अगर दो आकृतियां सर्वांग सम है तो एक को उठा के दूसरे पे रखें या दूसरे को उठा के पहले पे रखें तो पूरा पूरा कवर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो वे सर्वांग सम आकृतियां होंगी। तो ये किसी खास वर्ष में छपी हुई एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथ्स बुक, जितनी भी बुक्स छपी होगी वो सभी की सभी बुक्स आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम ही होंगे। ओके, ये रहा सर्वांग सम आकृतियां। चलिए हम सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ने से पहले ये आकृतियों के बारे में पढ़ा। अब सर्वांग सम रेखाखंड, सर्वांग सम वृत्त, ये क्या होते हैं इनको जरा हम देख लेते हैं। ओके, तो हम सर्वांग सम रेखाखंडों की सर्वांग समता देखते हैं। रेखा खंडों की सर्वांग समता। ओके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सीमेंट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सीमेंट्स। ओके, रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग समता क्या है? रेखाखंडों की सर्वांग समता का यही अर्थ होता है कि एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर पर रखें तो पूरी पूरी ढक जाए। तो जब एक रेखाखंड को उठा के दूसरे रेखाखंड पे रखें तो अगर पूरा पूरा ढक जाए तो दोनों रेखाखंड आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ऐसा तभी संभव है जब दोनों रेखाखंडों की लंबाइयां क्या हो, आपस में बराबर है। जैसे एक रेखाखंड ए बी अगर 4 सेंटीमीटर का हो तो दूसरी रेखाखंड सी डी भी 4 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। तभी इस रेखाखंड ए बी को सी डी के ऊपर या सी डी को ए बी के ऊपर हम रखेंगे तो पूरी पूरी तरह से वो ढकेगा। क्लियर? तो रेखाखंडों की सर्वांग समता अर्थात दो रेखाखंड को हम कब सर्वांग सम कहेंगे? तो दो या दो से अधिक रेखाखंड, दो या दो से अधिक रेखाखंड आपस में सर्वांग सम, आपस में सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां आपस में बराबर, यदि उनकी लंबाइयां आपस में बराबर हो। ये हो गया रेखाखंडों की सर्वांग समता। दो रेखाखंड आपस में तभी सर्वांग सम कहलाएंगे, दो या दो से अधिक, जब उनकी लंबाइयां क्या हो, बराबर। जैसे मैंने रेखाखंड ए बी ले लिया जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो एक दूसरा रेखाखंड सी डी लिया और इसकी लंबाई भी ले लिया 5 सेंटीमीटर। ये रेखाखंड और ए बी और रेखाखंड सी डी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ओके, क्योंकि ए बी को उठा के अगर सी डी पर रखें या सी डी को उठा के ए बी पर रखें तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर? ये अगर इसको उठाएंगे तो जो सी होगा वो ए पे चढ़ जाएगा और जो डी होगा एग्जैक्ट बी पे चढ़ जाएगा। अगर ऐसे ना हो, मान लीजिए मैंने एक ए बी लिया जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरी रेखा मैंने ले ली सी डी जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में अगर हम ए बी को उठा के सी डी पे रखेंगे या सी डी को उठा के ए बी पे रखेंगे तो ये पूरा पूरा कवर नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ए बी को उठा के अगर सी डी पे रखेंगे तो ए वाला तो चला जाएगा सी पे, ये जो बी वाला ये डी पे नहीं जाएगा, ये पहले ही बी यहीं पे पड़ जाएगा। क्योंकि ये लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के बाद बी यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, ये बी डी पे जाके ओवरलैप नहीं करेगा। इस तरह ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांग सम नहीं है, ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है। क्लियर? तो अगर सर्वांग सम का ये सिंबल होता है ए बी, ये दो सीधी सीधी लाइनें खींच लेंगे और उसके बाद एक जिग जाएगा, ऐसे टेढ़ी लाइन खींचता है, ऐसे जिग जाएगा, ये सर्वांग सम का सिंबल है। तो ये रेखाखंड ए बी के लिए ऐसे और सी डी ऐसे। क्लियर? रेखाखंड ए बी और सी डी सर्वांग सम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये रहा हमारी रेखाखंडों की सर्वांग समता। अब देखते हैं वृत्तों की सर्वांग समता क्या होती है। इसको मिटा दे रहे हैं, वृत्तों की सर्वांग समता।
वृत्तों की सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स। ओके, दो वृत्त कब आपस में सर्वांगसम होंगे? तो सर्वांगसम का अभी मैंने अर्थ बताया कि जब एक आकृति को उठा के दूसरे पे या दूसरी आकृति को उठा के पहले पे रखें तो पूरा पूरा ढक जाना चाहिए, यही सर्वांगसम का अर्थ है। तो दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे? जब एक ही त्रिज्या के हों। एक ही त्रिज्या के अगर दो वृत्त लेंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो, तो एक को उठा के दूसरे पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा। अगर एक 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तब उठा के रखेंगे तो कहां से वो कवर करेगा? तो वृत्तों की सर्वांगसम मतलब दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त आपस में तभी सर्वांगसम कहलाएंगे जब उनकी त्रिज्याएं आपस में क्या हो? बराबर। तो इस तरह हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो। यदि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो। ओके, जैसे ये एक वृत्त हो गया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, यह भी एक 3 सेंटीमीटर का है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो अब इस वृत्त को उठा के इस पे रखिए या इस वृत्त को उठा के इस पे रखिए, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? सर्वांगसम। अगर मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लूं, ठीक, और इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये इसके अंदर चला जाएगा, इस तरह बन जाएगा, पूरा पूरा ढकेगा नहीं। या इस 3 को उठा के इस पे रखूं तो ये 3 वाला अंदर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पूरा पूरा ढकेगा नहीं। क्लियर? तो इस तरह ये और ये आपस में सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? सर्वांगसम। क्लियर? तो इस प्रकार हमने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, दो आकृतियां कब सर्वांगसम कहलाएंगी, रेखाखंडों की सर्वांगसमता क्या होती है, वृत्तों की सर्वांगसमता क्या होती है, कब दो वृत्त सर्वांगसम कहलाएंगे, कब दो रेखाखंड आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होती है और कब दो त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।